हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो ये लास्ट जो चैप्टर बचा था आप लोग का ज्योग्राफी में पार्ट 7 का जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसका भी मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा आप लोगों को, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोगों से हर वीडियो में छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्योग्राफी से रिलेटेड हर सारे क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ता है। ये हमारा मान लेते हैं इंडिया का मैप का जो दिशा है उसका हम खींच लिए। इधर हो गया क्या हमारा पूर्व, है ना, यानी कि ईस्ट। ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, ये हमारा हो गया दक्षिण। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोल रहा है, पूर्वी पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी का जो गलियारा यानी कि रास्ता एक बनाया गया है, वो आपस में जो जोड़ता है उसका क्या नाम है, तो सिलचर पोरबंदर। ठीक है, ये जो है सो गलियारा आपस में जोड़ता है। ठीक, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंत स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्वी पूर्ण सुरक्षित है। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, तीसरा नंबर का बोल रहा है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली। ओके, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सात चौथा नंबर का कि एस टी टी किसे कहते हैं। ठीक है, एसिडिटी किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, स्पीड टेलीफोन डायलिंग, या फिर स्पीड पोस्ट, है ना, या फिर सब्टी डायलिंग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर एवं डायलिंग। ठीक है आंसर। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है देश का पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है। तो ये हमारा चेन्नई जो है सबसे पुराना पतन है भारत का। ठीक है, फिर हमारा छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी का डाक समझा जाता है। तो कार्ड व लिफाफे में जो है सो प्रथम श्रेणी को डाक को समझा जाता है। सातवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 निम्न में से किस स्थानों के बीच नौका गम्य है। तो ये है हमारा इलाहाबाद एवं हल्दिया जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आठवां हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा गली दवारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है। क्या बोल रहा है, उत्तर दक्षिण। सबसे पहले हम लोग मैप बनाएंगे। ये हमारा पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, है ना, हो गया हमारा दक्षिण। और बोल रहा क्या रहा है, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण यह को अंतिम सिरों को कौन कौन जोड़ता है, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। तो श्रीनगर हमारा ये है ना जम्मू कश्मीर का कैपिटल। ठीक है, और ये तिरुवनंतपुरम हमारा यहाँ नीचे में है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ये जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यातक के संदर्भ में प्रमुख पतन है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मार्मा गाओ। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जा गया है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी पूर्वी राज्य जो है सो वायु यात्रा को आम जनता के रूप में पहुंचाया गया है। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड है वो है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का जो है अपनी हेल्प कर रहा है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं। तो ये राजमार्ग संख्या 1 जो है सो आपको दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। फिर एक अंक वाले प्रश्न आपका आ गया पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। तो अभी मैंने पढ़ा सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात। ठीक है, पहले हम लोग फिर से मैपिंग बनाते हैं। पूर्व, ठीक है, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, और इनको क्या क्या बोल रहा है कि पूर्व पश्चिम को आपस में किसको जोड़ता है, तो सिलचर असम, ये हमारा पूर्व इधर असम है, और जो पोरबंदर गुजरात जो है सो इधर है, तो ये का वापस में जोड़ता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सही आंसर। दूसरा हो जाएगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो दिल्ली में है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चले गए थे, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी ये ट्रेन। ठीक है, भारत में पहली रेलगाड़ी। ठीक है, कब चली थी, 1853 में। देश का पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, तो वह चेन्नई। सड़क का घनत्व, इससे आप क्या समझते हैं, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है, प्रति 100 किलोमीटर में। ठीक है, फिर हमारा छठा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1
किन स्थानों के बीच नौगम्य है? तो इलाहाबाद और हल्दिया बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई है हाँ। राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन स्थानों के बीच नौगम्य है? ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण तो हमारा अभी पढ़ते हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी, श्रीनगर और यहाँ नीचे कन्याकुमारी। ठीक है। पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं? परिवहन का नया साधन है पानी को घरों और खेतों में पहुंचाने के साथ साथ कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस व गैस शोधन सलाहों तक तथा ताप विद्युत तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन आप लोग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पाइप के द्वारा लोगों को पानी की सुविधा प्राप्त करना है ना, कच्चा तेल को प्राप्त करना, पेट्रोल इत्यादि सभी सारी चीज़ें पाइपलाइन परिवहन है। ठीक है। जिसको जैसे कि पाइप के द्वारा चीज़ों को पहुंचाया जाता है। भारत का तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर जो है सो तट रेखा किलोमीटर। तट रेखा मतलब समझ रहे हैं? अगर मान लेते हैं भारत की जो निचली भाग है ना, उसकी जो तट रेखा है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर है हमारा अरब सागर, सॉरी अरब सागर इधर है आपका और हिंद महासागर इधर है। ठीक है। तो इसमें जो है सो जो तटीय रेखा है इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी है? तो 75 से 16 किलोमीटर है। ठीक है। फिर कौन सा और इसका एक और बात है कि अगर मैंने बताया कि जो ये तटीय रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, वो जो है सो 75 से 16 किलोमीटर है। इसका जो स्थलीय सीमा है ना वो कितनी है वो आप लोग कमेंट कीजिए हमको। ठीक है। ये तो आपका तटीय रेखा हो गया, और जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है उसको हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है। मैं कमेंट का वेट करूंगा आप लोग का। ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के नीति के संदर्भ में प्रमुख पतन है? तो वो है मार मगाओ। ठीक है। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है? तो कांडला पतन। ओके। हमारे 12वां क्वेश्चन है भारत के दो अंतःस्थलीय जलमार्गों के नाम बताइए। तो गंगा नदी इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है, और ब्रह्मपुत्र नदी सादिया व धुबरी के बीच में है। ठीक है। फिर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में जो है सो वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोगों से पूछ रहा है कि बड़े शहरों में डाक संचार में तीव्रता लाने के लिए कौन कौन से मुख्य उपाय किए गए हैं? तो डाक मार्ग बनाए गए हैं, राजधानी मार्ग पे मेट्रो बनाए गए हैं, चैनल ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल जो बनाया गया है बड़े शहरों में। ठीक है। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुँचाया गया? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है सो हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुँचाया गया है। फिर हमारा 3 या 5 अंक वाले जो है सो आप लोगों का क्वेश्चन है कि जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों को चर्चा कीजिए। तो जनसंचार का जो 3 लाभ होता है तो स्वास्थ्य मनोरंजन करता है ना, स्वस्थ मनोरंजन करता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है, ज्ञानवर्धक है, खेल संबंधी क्रमों को प्रसारित किया जाता है, दूरदर्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग और संदेश माध्यम है। तो ये हमारा 3 नहीं, हमारा जो है सो 5 लाभ है हमारा। ठीक है। पाइपलाइन परिवहन का लाभ बताइए। तो पाइपलाइन परिवहन द्वारा सड़कों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। समय की बचत होती है, बीज की चोरी और पाबंदी को रोका जा सकता है क्योंकि ये जमीन के अंदर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है परंतु इसको चलाने की लागत कम है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए। यह 6 लेन वाला महामार्ग है। यह भारत की मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है। सोच लीजिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को जोड़ और कोलकाता को जो आपस में जोड़ता है। यह मेगा सिटीज के बीच की दूरी व समय को कम करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 रेलवे क्षेत्रों व उनके मुख्यालय के नाम लिखिए। ठीक है। रेलवे क्षेत्र का नाम लिखना है और उसका जो मुख्यालय है उसका भी नाम लिखना है। ठीक है। तो उत्तरी रेलवे क्षेत्र जो है इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। ओके। फिर जो पश्चिमी रेलवे क्षेत्र है वो है मुंबई में। ठीक है। फिर और जो तीसरा दक्षिणी रेलवे क्षेत्र जो है वो है चेन्नई में। ठीक है। जो आप लोग सुने होंगे ना ईस्ट रेलवे है ना, ये सब का जो एक मुख्यालय होता है रेलवे का, एक क्वार्ट मतलब कि एक ऑफिस होता है वो कहाँ है? तो जो उत्तरी रेलवे का है वो न्यू दिल्ली है इसका ऑफिस। पश्चिमी रेलवे का जो है सो मुंबई है, और दक्षिणी रेलवे का है चेन्नई। ठीक है। फिर हमारा 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? तो सड़क परिवहन जो है सो रेल
परिवहन से पहले आरंभ किया गया। बिल्कुल सही बात है। रेल से पहले जो है सो सड़क परिवहन स्टार्ट है। ठीक है। जब रेल की पटरियाँ नहीं थी, रेल रेल नहीं चल रही थी, तो उससे पहले जो है सो सड़क पे लोग जाते आते थे, है ना। और निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है और सुविधा भी जनक है ना। इसमें आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें घरों तक पहुंचाती है, ठीक है। और जो सड़क है ना वो हमें घरों तक पहुंचा देती है। लेकिन जो रेलवे होता है उसका पटरी वो स्टेशन तक ही पहुंचाएगा, वहां से आपको फिर से सड़क पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। सड़क से ही आपको घर आना पड़ेगा। और एक सड़क जो होता है वो क्या होता है कि घर तक आपको पहुंचा देगा सड़क, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। जो सड़क है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जा सकता है, लेकिन रेलवे जो है ना उसका पटरी बनाया जा सकता है, लेकिन सड़क के मुकाबले बहुत ही कम, ठीक है। उबड़ खाबड़ उतना नहीं चाहिए पटरी बनाने में। ये एक सीधा सिंपल सा रास्ता होना चाहिए। फिर हमारा है कि पांचवा बोल रहा है कि अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। और बहुत सारे ऐसे साधन परिवहन हैं उसके बहुत ही अच्छा काम करता है सड़क परिवहन, ठीक है। इस पे आप कहीं भी आ जा सकते हो, ठीक है। आपको घर तक भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन रेल उतना पटरी जो है सो आपको घर तक नहीं पहुंचाएगा, आपको जो है सो स्टेशन तक ही पहुंचाएगा, ठीक। तो पांचवा कंप्लीट हो गया। फिर हमारा छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वायु परिवहन के महत्व को स्पष्ट करना, आरामदायक साधन है, ठीक है। वायु परिवहन अगर जो हवा से जो चलता है उसका महत्व को बताना है आपको। आरामदायक साधन है, सभी साधनों के मुकाबले सबसे तेज है वायु परिवहन, ओके। दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है, कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। जैसे हवाई जहाज है ना, वायु परिवहन, तो वो कम समय में आप दूसरे स्थान में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो झारखंड से आपको यदि मुंबई जाना है तो मुंबई आपको बहुत ही कम समय में पहुंचा देगा। अगर ट्रेन से जाओगे तो बहुत दिन लग जाएगा, ठीक है। बॉर्डर पर सेना के रखरखाव पर वह भोजन सामग्री जल्दी से पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अगर पहाड़ी पर जो हमारे आर्मी जवान जो है, जो जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर में खड़े हैं बॉर्डर पे, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उसको जल्दी से ही खाना पहुँचाया जा सकता है ना, एक गाड़ी के मुकाबले, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, वायु परिवहन का महत्व को स्पष्ट करना था। फिर सातवां क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन किन किन समस्याओं से जूझ रहा है ना। सड़क परिवहन अच्छा तो है, लेकिन कोई भी चीज़ का अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ठीक है। तो सड़क परिवहन का क्या क्या जो है सो समस्या है उसका। तो सबसे पहले है, लगभग आधी सड़कें कच्ची है जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सड़कें अभी भी है, आधी से लग ज़्यादा, जो अभी कच्ची है। और वर्षा ऋतु में तो मत पूछिए वो क्या हो जाता है, आप लोग को पता होगा गाँव में कितने प्रॉब्लम होता है रास्ता में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरा, यातायात व यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कें अपर्याप्त है ना। और सड़कें जो सो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, मतलब कहीं एक जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है ना। और बढ़ते हुए वाहनों के कारण सड़कें तंग व भीड़ भीड़ भरी है। इसके इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और बहुत बढ़ते हुए वाहनों यानी कि गाड़ी क्या है, बढ़ते जा रहा है ना। अलग अलग कंपनी जो सो गाड़ी बहुत सारे निकाल देता है, ठीक है। और वो सड़क पर इतना आ जाता है कि जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है, ट्रैफिक का, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ भी कभी कभी क्या होता है कि ट्रैफिक लग जाता है ना। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है, रेलों के जाल के आसान वितरण के कारण लिखिए। रेलों के जाल के असमान वितरण के कारण लिखिए। तो मैदानी भागों में निर्माण व लागत कम और आसान है, ठीक है। देखिए अब रेल का फायदा बताना है आपको कि रेल मैदानी भाग मतलब कि मैदानी भाग होता है ना, जैसे मैदानी क्षेत्र में देखिएगा कि रेल को कम खर्चा होता है पटरी बिछाने में, ठीक है। अगर रास्ता खराब हो और उसको बनाना हो, नदी मिल गया तब तो उसका लागत ज़्यादा ही लगेगा ना। इसलिए बोल रहा है कि मैदानी भागों में निर्माण व लागत कम आसानी से होता है। पर्वतीय भाग में निम्नी कठिन व लागत अधिक होता है। अब उसका मुकाबले अगर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब अब रास्ता खराब रहेगा तो क्या उसको अधिक लागत लगेगा ना। इसके बाद जो तीसरा है, बोल रहा है कि मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल बिछा हुआ है। अब मैदानी भाग में लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना। और मरुस्थलीय व पठारी भाग में औद्योगिक व कृषि कार्य विकसित न होने के कारण रेलों का घनत्व नहीं, कम है। मतलब कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसे राजस्थान वगैरह जो है, उधर बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, तो उधर क्या होगा, उधर कोई जाता आते नहीं है, इसलिए रेल वहाँ नहीं पहुँचता है ना।
लोगों को मदद करता है, लोगों को एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचाता है रेल। ठीक है, तो लोग जहाँ रहेंगे वहीं ना रेल को मतलब उसका पटरी रहेगा, दूसरा जगह नहीं ना रहेगा। प्रशासकीय कारणों व सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, जो प्रशासनिक कारणों व सरकारी जो नीति होता है, जो सरकार जो कानून निकालता है, उसका भी रेलवे को विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन स्थल कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, उसको विकसित कर सकता है। लिखा पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 23.5% वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। ठीक है, पिछले बहुत सारे वर्षों में भारत में पर्यटन स्थल 23.5% की वृद्धि हुई है यहाँ पर। ठीक है, बहुत लोग घूमने आए हैं भारत में। और भारत में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो घूमने लायक हैं, है ना। आप उत्तरी भारत चल जाओगे तो एक से एक जगह है, दक्षिणी भारत चल जाओगे तो एक से एक जगह है। ठीक है, फिर लिखा 150 साल से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। 150 साल से भी अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। ठीक है, स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है घूमने, है ना, आपको मान लेते हैं कि हिमालय पर्वत जाना है घूमने, तो वहाँ जाइएगा तो आपको खुद मालूम नहीं ना रहेगा कि कहाँ हमको घूमना है नहीं घूमना है। तो वहाँ जो आपको जो सब ट्रेन करेगा, आपको एक आदमी रहेगा कि नहीं, वो तो वहाँ के जो लोग रहेंगे वो आपसे कुछ पैसे लेंगे और वो आपको सारा बहुत चीज़ें घुमाएंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ का जो सांस्कृतिक है ना, वहाँ का जो सांस्कृतिक लोग हैं उस वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उसको दिखाते हैं, बदले में आपसे कुछ पैसे लेते हैं, है ना। तो वही बोल रहा है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब जो विदेश से भी लोग आते हैं वो क्या करते हैं, विदेशी डॉलर में पैसे देते हैं सबको, है ना। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। कोई लोग दूसरे देश से आए और यहाँ देखे, जैसे ताजमहल बहुत अच्छा लगा, है ना, और खूबसूरत है भी, है ना, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो जो दूसरे देश से आते हैं उससे क्या होता है, कनेक्ट अच्छा रहता है। 10वां क्वेश्चन है भारत की सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। अब भारत की जो सड़कों का जो उनकी क्षमता है उनका वर्गीकरण करना। तो लिखा है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, ये 6 लेन वाला महामार्ग है। कौन सा, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भाग को जोड़ता है। और राज्य महामार्ग जो है सो राज्यों की राजधानी के जिला को मुख्यालय से जोड़ता है, राज्य महामार्ग। ठीक है, जिला मार्ग जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, और सीमांत सड़कें सीमा सड़क संगठन इनका निर्माण करती है। ठीक है, हर जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग ये देश के सभी राज्यों को आपस में जोड़ती है, और राज्य महामार्ग यानी कि जो एक दूसरे स्टेट में ही एक दूसरे को राजधानियों को जिला से मुख्यालय से जोड़ता है, मतलब कि कोई जिला है उसको राजधानी से जोड़ना है, तो ये राज्य महामार्ग हो गया। और जिला मार्ग वो जिला पर ही सीमित रहेगा, ऐसा नाम से ही पता चल रहा है, जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। ठीक है, सीमांत सड़कें सीमा सड़क संगठन इनका निर्माण करती है, जो सीमा सड़क जो संगठन होती है वो इनका निर्माण करता है। ठीक है, फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व स्थानीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और स्थानीय व्यापार है। ठीक है, दो देशों के बीच होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इंडिया या फिर अमेरिका से हो गया, है ना, या फिर इंडिया चाइना से हो गया। व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब एक दूसरे देश से व्यापार होना। और स्थानीय व्यापार ये गांव कस्बों या शहरों के बीच होता है। ठीक है, हमारा मतलब कोई भी गांव का या फिर कस्बों या शहरों के बीच होता है, हमारे देश के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर बड़े पैमाने पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन जो स्थानीय व्यापार होता है ये छोटे पैमाने पर होता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। कोई भी देश से जब आप कोई भी सामान को जब आप निर्यात करोगे तो उसका जो मुद्रा है क्या होगा, आपके पास आएगा, है ना, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे कोई भी देश का जो भी उसका रुपया है, पैसा है, मुद्रा है, वो आपको मिलेगा, है ना। तो कन्वर्ट होता है ना, आदान प्रदान होता है, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। देश की पूंजी उसी देश में रहती है। अब स्थानीय व्यापार जो देश में अगर व्यापार करेगा तो उसका पैसा उसी में न रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम हैं, आपसे क्या किया, आपसे कुछ पैसे कुछ सामान लिए, तो हम वही रुपया देंगे ना, और आप भी हमको वही रुपया दोगे। ठीक है, अगर वो आप लोगे तो वही एक ही देश का पैसा एक ही देश में रहता है। लेकिन जब वो विदेशों से व्यापार करता है तो वह जब विदेश लोग उस अलग पैसा देते हैं, डॉलर में देते हैं, इसका कीमत भी अधिक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर लिखा है पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पूरे लोकहित पूरे देश को कर मतलब कि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और जो स्थानीय व्यापार है वो क्षेत्र विशेष के लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब किसी खास व्यक्ति को जो आवश्यकता है वो पूर्ति करता है। तो ये 11 नंबर का हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों की अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है।
परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था का जो है सो जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से जुड़ा है। अगर परिवहन नहीं रहेगा तो संचार भी नहीं रहेगा, अगर संचार नहीं रहेगा तो परिवहन नहीं रहेगा, है ना। अगर संचार नहीं रहेगा तो परिवहन, मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सामान हो, अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो परिवहन होना चाहिए ना, तभी तो संचार पहुंचेगा, है ना। तो एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, फिर देश विदेश, है ना, के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जीवन आरामदायक व सुविधापूर्ण हो जाता है, सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो थी वो क्या थी, परिवहन संचार के विभिन्न साधनों। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें थी जो जीवन रेखा को मजबूत करती है। ठीक, फिर 13 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि संचार के साधनों से होने वाली किन्हीं 3 लाभों के की चर्चा कीजिए। तो मनोरंजन प्राप्त करता है संचार, जनसंचार, है ना। एक स्थान पर बैठे दूसरे व्यक्ति उस स्थान पर बैठे व्यक्ति से संपर्क आसानी से कर सकता है। जैसे मैं अभी ये मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों के पास कैसे पहुँचेगा, जनसंचार के माध्यम से पहुँचेगा ना। आसानी से आप देख लोगे वीडियो को, है ना, और लाइक भी कर दोगे, है ना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों को सबके पास आसानी से पहुंचाने वाला साधन है। ये क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करता है आदमी को। ठीक है, फिर लिखा है दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। किसी भी देश का जो सो दूरदर्शन, अब जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था कि दूरदर्शन पे रामायण दिखा रहा था, है ना, तो सभी लोग क्या करते थे, उसको देख रहे थे। अभी मान लेते कि दिल्ली में कुछ भी हुआ, कोई भी कानून को बनाया, है ना, केंद्र सरकार कोई भी कानून लागू किया, तो हम लोग के पास कैसे कैसे पता चलता है, ये जनसंचार के माध्यम से ही पता चलता है ना। तो वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पाइपलाइन परिवहन के किन्हीं 4 लाभ का वर्णन करें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइपलाइन जो होता है उससे गैस, तेल, है ना, पानी की सब दूसरों को पहुंचाया जाता है। वही लिखा हुआ कि पाइपलाइन द्वारा गैस, खनिज तेल एवं पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है प्रारंभ में पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है लेकिन परिवहन किए जाने वाले पदार्थों की लागत कम होती है। ठीक है, फिर लिखा है समय कम चल लगता है ना, पाइप के द्वारा पानी भी बहुत जल्द मिल जाता है, चोरी की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि पाइप क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, जिसके कारण चोरी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर जो हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा है भारत में पर्यटन का मतलब है 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है, सही बात है। पर्यटन अगर नहीं रहेगा तो किसी भी देश की सुंदरता नहीं रहेगा। ठीक है, लोग देखने नहीं आएंगे अगर पर्यटन स्थल नहीं रहेगा तो। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 26 लाख से अधिक पर्यटन भारत आते हैं, सोच लीजिए, प्रत्येक वर्ष जो है 26 लाख से ज़्यादा लोग भारत आते हैं सिर्फ देखने के लिए यहाँ। ठीक है, सुंदरता को देखने के लिए, चाहे वो ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर देखने आते हैं। ठीक है, लगभग 150 लाख व्यक्ति पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को रोजगार मिलता है वो भी देखिए, 150 लोग से भी ज़्यादा, 150 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजस्थान, गोवा दक्षिण भारत के प्रमुख नगर पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। देखिए, राजस्थान, गोवा दक्षिण भारत के प्रमुख नगर पर्यटन के दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, खासकर गोवा, है ना। गोवा हर बच्चा को जाना अच्छा लगता है, आप लोग भी पढ़िए लिखिए, है ना, गोवा जाइए घूमने। फिर 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारत में सड़क परिवहन के महत्व को 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि भारत सघन सड़क जाल वाले देशों में से एक है, माल परिवहन के लिए सर्वोत्तम है, छोटी दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन है, सस्ता और अच्छा साधन भी है सड़क परिवहन। ठीक है, सड़क परिवहन जो है सो सबसे अच्छा है साधन है कोई भी सामान को एक दूसरे से पहुंचाने में। ठीक है, तो ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, 3 स्टेट को आपस में जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज महासागरीय राजमार्ग, सॉरी महाराज मार्ग। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य देश के मेगा सिटी के बीच की दूरी व समय को कम करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग ये एक रास्ता है ना, सड़क है। ठीक है, फिर 18 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि रेल परिवहन किन 3 समस्याओं का सामना कर रहा है, व्याख्या कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि रेल जो समस्या का जो सामना कर रहा है वो यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना टिकट के यात्रा करते हैं, ठीक है। रेल संपत्ति को नुकसान किया जाता है, देखते होंगे कि जगह जगह पर थूका जाता है, स्टेशन में क्या करता है कि थूक दिया जाता है, जिसके कारण रेलवे को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। रेलवे संपत्ति को बचाना है, ठीक है, उसको अच्छा से यूज करना है, हम लोग का ही दिया है ना। रेल क्या करे कि रेलवे क्या किया है कि लोग जितना अच्छा हो सके वो उसको बचाव करे, लेकिन जो लोग अच्छा से करते नहीं है, टिकट भी नहीं खरीदते हैं, रेल संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और रेल में चोरी की घटनाएं अधिकतर होती रहती है, ठीक है। अभी जो है सो अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो मोबाइल अच्छे से रखिए, क्योंकि मोबाइल का ही ज़्यादा चोरी होता है। सिंगल प्राणी होने के कारण दुर्घटना अधिक होती है। सिंगल प्रणाली के पुरानी होने के कारण दुर्घटना अधिक होती है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप अच्छे से नहीं ट्रैवल करोगे ट्रेन में, तो अच्छे से ध्यान अपना रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें लिख देना आप लोग को कि यात्री जो है बिना टिकट का चलते हैं, रेलवे की संपत्ति को नुकसान करते हैं, रेल में चोरी की घटनाएं होती रहती है ना। और उसका जो अधिकतर बहुत ही होती है, अधिक होती है, ठीक है। ये लिख देना। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के नाम लिखिए। तो हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है। चेन्नई यानी कि मीनामबक्कम, ठीक है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कोलकाता यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब सारी चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, हवाई पत्तन है, ठीक है। फिर हमारा 20वां क्वेश्चन है कि वायु परिवहन के महत्व को 4 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आप लोगों को भी बता दिया था, इसको कंप्लीट है तो ये मैं नहीं बताता हूँ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, पिछला वीडियो में बता दिया। ये परिवहन बहुत अधिक आरामदायक होता है, दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है, लंबी दूरी के लिए उपयुक्त प्रसाधन है, कम समय में दूसरे स्थानों को पहुँचा देता है, क्या? वायु परिवहन, ठीक है। फिर हमारा 21वां जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि सड़क परिवहन की 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो सड़क परिवहन का सारा समस्या क्या होता है? यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई की अधिकता को देखते हुए सड़क जाल अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। 50% सड़कें कच्ची है, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सड़कें बहुत जल्द खराब हो जाती है, ठीक है। गांव में देखते होंगे कि जब बारिश होता है तो फिर मत पूछिए क्या हाल हो जाता है सड़कों का। तो ये सब सारे चीज़ों सड़क परिवहन के लिए समस्या होती है, ठीक है। और सड़कें संकरी तथा यातायात होने के कारण ट्रैफिक जाम समस्या बन जाती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वाहन हो जाते हैं तो क्या होता है? ट्रैफिक लग जाता है। फिर हमारा 20वां क्वेश्चन है, फिर हमारा जो 22वां क्वेश्चन है, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग की किन्हीं 4 विशेषताएं लिखिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? ये महामार्ग एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाते हैं, ठीक है। इनका रखरखाव केंद्रीय सरकार के देखभाल में होता है। इनकी कुल लंबाई 5200 किलोमीटर है। ये कुछ सड़कों की लंबाई 2% है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय महामार्ग की विशेषता है, ठीक है। और इसका जो देखरेख होता है ना, ये होता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा होता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, किसी देश का राजमार्ग है, ठीक है। फिर हमारा 23वां क्वेश्चन है, रेलवे के जाल के असमान वितरण के 4 कारण लिखिए। तो मैदानी भागों में रेलों का जाल अधिक है, ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 24 नंबर का बोल रहा है कि परिवहन और संचार के साधन मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? 4 बिंदु को स्पष्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दिया था कि परिवहन और संचार ये ऐसा चीज़ है जो लोगों के एक दूसरे से पूरक है, ठीक है। लोग इतना कनेक्ट हो गए हैं इससे कि आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। मोबाइल छोड़ सकते हो आप लोग? नहीं ना छोड़ सकते हो, क्योंकि मोबाइल से ही सब कुछ हो रहा है। सभी लोग मोबाइल से अब ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल से देख रहे हो ना। आवागमन का प्रमुख साधन परिवहन है, ठीक है। परिवहन के साथ देश एक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ देता है, ठीक है। फिर संचार मनोरंजन का साधन है, संचार संपर्क का एक प्रमुख साधन है। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। परिवहन और संचार अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर परिवहन नहीं रहेगा तो फिर एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे कैसे? सामान नहीं पहुंचेगा ना, पूरा अर्थव्यवस्था ही रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा ज्योग्राफी का 1 से लेकर 7 तक जितने भी चैप्टर था सबका वीवीआई क्वेश्चन में वीडियो कंप्लीट कर दिया हूँ, और इसका भी प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, है ना, पढ़ते रहिए और आप लोग को अच्छा नंबर लाइएगा आप लोग, ठीक है। मेहनत कीजिएगा तो आराम से आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक रखिए अपना ख्याल, है ना। जय हिंद, जय भारत।